नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, साल है 2024 और 2024 मचाएगा हरियाणा की राजनीति में भौकाल। और भौकाल मचाने के लिए आज एक और नेता मेरे साथ मौजूद हैं। महिला प्रत्याशी हैं ये, जिनका नाम है श्रीमती रेणु प्रवीण सैनी, और अभी कांग्रेस से जो है वार्ड नंबर 6 से ये पार्षद हैं। लेकिन दोस्तों, इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है एड लगाया है अखबार में। लोकसभा प्रत्याशी की जो है उम्मीदवार अपने आप को इन्होंने दिखाया है। तो दोस्तों, इन्होंने अपने तरकश में आज कौन से तीर रखे हुए हैं और क्या है इनका निशाना और किस पर करती हैं ये वार। तो आइए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं श्रीमती रेणु प्रवीण सैनी जी से। नमस्कार मैडम। बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। घर परिवार कुशल मंगल? सब कुशल मंगल। मैडम, आपका नाम है रेणु प्रवीण सैनी, तो प्रवीण सैनी जी पतिदेव हैं आपके जी। तो ये उनके माध्यम से राजनीति हो रही है, धक्के सिर आप लाए हुए हो, क्या कहानी है ये? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, धक्के से कोई राजनीति नहीं हो रही। इसमें हम दोनों का ही पूरा प्रयास है और एक विचारधारा है बचपन से भी मेरी, जो हमारी इंदिरा गांधी जी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ बचपन से ही। तो उनकी विचारधारा है पूरे देश को एक रखना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति में आने का मेरा एक ये भी बहुत बड़ा लक्ष्य है कि मैं अपने देश के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाऊं। तो इसमें मेरे पति का भी बहुत सहयोग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों की ही मिलीजुली विचारधारा है। नहीं, लोग समटाइम्स ऐसा कहते हैं, हालांकि हमारी डिबेट में जो है आप छाई रही, बोल्ड आपका अंदाज था जी। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं भी रेणु सैनी जो है और प्रवीण जी जो है पीछे से चाबी भरते हैं और चलती है, तो उसका खंडन करती हैं आप? मैं बिल्कुल खंडन करती हूँ। वो पूरा सहयोग देते हैं मुझे, और हम दोनों के सहयोग से हमारे समाज का और मेरे वार्ड का बहुत विकास हो रहा है। लोगों को भी बहुत फायदा हो रहा है इस चीज का। जी मैडम, एक बड़ी ना ऐड लगाई है आपने, इतना बड़ा पोस्टर अखबार में लगाया है जी, भावी लोकसभा प्रत्याशी। तो मैडम, क्या एमपी का इलेक्शन लड़ना है? क्या विचारधारा है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है, जब मैं पार्षद बनी तो अपनी शक्तियों का मुझे एहसास हुआ। विचारधारा तो प्रारंभ से ही मेरे अंदर है कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करूं। तो पढ़ लिखने के पश्चात अगर कुछ पद आपको ऐसा मिल जाए जिसमें आपको शक्ति भी मिलती है, उसके साथ साथ जिम्मेवारी भी मिलती है, तो एक सही विचारधारा के साथ उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पार्षद एक बहुत ही ग्राउंड लेवल का पद है, तो यहाँ पे मैंने लोगों के लिए मैंने सीखा है कि मैं अपनी शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करके लोगों का भला कर सकती हूँ। और आगे बढ़ने के लिए मुझे और ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए। और मुझे तो देखा है कि आजकल आपको भी पता है कि जो वीडियो वायरल हो रही है, हमारे बीजेपी के जो सांसद है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बच्चा जानता है कि वो सच है या गलत है, इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई? हमारे देश में महिलाओं का, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहां नारियों की पूजा होती है वहीं ही देवता निवास करते हैं। लेकिन अगर नारियों के साथ इतनी बदसलूकी हो रही है तो शर्म आनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि एक बीइंग अ लेडी, एक सशक्त रूप से मैं आगे बढ़ूं और अपने समाज का और मेन रूप से जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके हक के लिए काम करूं। जी, तो दोस्तों, बातचीत आपने सुनी कि क्या विचारधारा जो है रेणु सैनी जी रखती हैं। तो मैम, एक महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात है या ओवरऑल डेवलपमेंट की भी बात रहेगी इसके अंदर? जी बिल्कुल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश में जो सेक्स रेशो है वो बहुत ही बिगड़ी हुई है। तो महिलाओं के ऊपर तो काम करना बहुत ही ज़रूरी है। डेवलपमेंट की बात है, वो भी बहुत ही हालत खस्ता है। बीजेपी सरकार का जो हाल है आप सब देख चुके हैं। हमारे देश में हर जगह निजीकरण हो रहा है, ना कोई नौकरियां मिल रही हैं, बेरोजगारी है, लोगों का बुरा हाल है, त्राही त्राही हो गई है हर तरफ। तो महिलाओं को तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे दूंगी, क्योंकि जब महिला ही सशक्त नहीं होगी तो आगे हम काम कर ही नहीं सकते। तो बेस है एक नारी, एक हर एक परिवार का। तो अगर वो सशक्त हो जाएगी तो आगे अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्वयं ही सशक्त करेगी। मैडम, आपको लगता है कि एमपी बनने के बाद, जैसे आपने शक्तियां शब्द एक प्रयोग किया, तो वो शक्तियां मिल जाएंगी कि देश बदला जा सके? क्यों नहीं? जैसे मैं पार्षद बनी हूँ तो मुझे लिमिटेड शक्तियां मिली हैं। ये कौन सी शक्तियां, एक बार आप बताओ जनता को। देखो, जो भी डेवलपमेंट का काम है मैं अपने एरिया में काम करवा सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन पावर्स का यूज करके, चाहे वो जितनी भी बेसिक एमिनिटीज हैं, जैसे वो बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, और भी काम है, तो वो मैं करवा सकी हूँ। जैसे शक्तियां जो आपने शब्द प्रयोग करा, मैं ये जानना चाहूंगा पार्षद के पास कौन सी पावर्स हैं? बिल्कुल।
कई बार मैंने देखा है कि अटेस्टेशन कराने लोग आते हैं तो एक शक्ति तो मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ साइन करने की शक्ति तो है, तो और कौन कौन सी पावर्स पार्षद के पास होती हैं? इससे मैडम एक संदेश मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये पता लगे कि पढ़ी लिखी पार्षद है। और मैंने किसी और से भी एक बार सवाल पूछा था कि क्या पावर्स रहती हैं, क्या ड्यूटीज रहती हैं, तो आज आप एक बार प्लीज क्लियर कर दीजिए। देखिए, जैसे हमारी हाउस मीटिंग होती है, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो तो हम अपने वार्ड में पूरा करते ही हैं, जैसे बिजली है, पानी है और डेवलपमेंट है, ये तो हम सब कर रहे हैं। लेकिन एक और भी चीज़ें हैं, बीइंग अ लेडी, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करूंगी कि जैसे हम मेरे वार्ड में जो ज़्यादातर गाँव का एरिया है, मेरा वार्ड है गाँव के एरिया में ही आता है। तो 2016 में जब ये यहाँ के गांव थे, लगभग आप ये 26 गांव को नगर निगम में सम्मिलित करने की बात की गई थी 2016 में, जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी और यहाँ की माननीय मंत्री थी कविता जैन जी। तो यहाँ के लोगों को ये झांसा देकर कि आप सबको नगर निगम में सम्मिलित किया जाएगा, पर आपके लिए बहुत सारे तोहफे दिए जाएंगे, जैसे कि आपका हाउस टैक्स माफ कर दिया जाएगा और उसी प्रपोर्शन में यहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा। पहले तो यहाँ के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं भोले भाले हैं, गांव की जनता है, ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है जो कि नगर निगम में आने के लिए लोगों को होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम में आने के पश्चात बहुत बड़े बड़े हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लोगों को पे करने पड़ते हैं। तो पहले तो लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन जब यहाँ की मंत्री ने उनको ये आश्वासन दिया कि आप नगर निगम में सम्मिलित हो जाओगे तो आपको बहुत सारी बेसिक एमिनिटीज दी जाएंगी, आपका हाउस टैक्स माफ किया जाएगा, तो लोग उनके झांसे में आ गए और यहाँ की करोड़ों की संपत्ति को नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया। परंतु बात वही है, एक पार्षद होने के बाद मैंने जो पाया, लोगों को ठगा सा महसूस मैं देखती हूँ, जब मुझे बहुत दुख होता है। बड़े बड़े हाउस टैक्स के पर्चे अब लोगों के पास भेज दिए जा रहे हैं। तो क्या आप नहीं जानते कि ये तो सरासर नाइंसाफी हुई है उनके साथ? तो एक पार्षद होने के नाते मैंने अपने हर एक हाउस मीटिंग में आवाज उठाई है कि भाई इनका जो हाउस टैक्स है, अगर आपने बोला है उसको माफ किया जाए। गाँव की भोली वाली जनता के साथ जो ये जुमलेबाजी की है, धोखेबाजी की है, ये मुझे सरासर मंजूर नहीं है। तो जहां आप पूछ रहे थे कि पावर, बिल्कुल, अगर मैं एमपी बनूंगी तो मैं अपनी आवाज को और जोरदार तरीके से उठाऊंगी और मेरे पास पावर होंगी कि मैं सहयोग करूं लोगों को, कि जो उनके साथ बुरा हुआ है वो सब ठीक कर सकूं। आप बदल दोगे एमपी बन के ये सिस्टम? क्यों नहीं बदलूंगी मैं, अगर मैं आवाज उठा सकती हूँ तो मैं बदलने के लिए अपनी एमपी के पास ये पावर होती है, वो चेंज कर देगा इसको? बिल्कुल होती है सर। वो आगे अपनी आवाज, जैसे हम छोटे लेवल पे अपनी आवाज उठाते हैं अपने हाउस असेंबली में, तो एमपी तो अपने उठा सकते हैं ना आवाज जोरदार तरीके से। तो मैं अपनी पावर को बढ़ाना चाहती हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकूं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो सोनीपत लोकसभा से इसलिए आप जो है एमपी का चुनाव लड़ना चाहती हैं? जी बिल्कुल जी। मैडम, अब आपके पर्सनल उस पे आता हूं मैं, तो मैंने कहीं वीडियो भी देखा, आप डांस का शौक रखती हैं या ट्रेनर हैं, वो बताइए। जी देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ है और मैं भी एक इंसान हूँ। हर व्यक्ति का, किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को डांस का शौक है, तो शौक होना कोई बुरी बात नहीं है। और आपको पता है कि तो भगवान कृष्ण है, भगवान भोलेनाथ हैं, और वो भी एक, आपने उनकी मूर्ति देखी होगी नटराज की। जी, तो, जी। और आपने मीराबाई को भी देखा होगा कि जब हम परमात्मा के नाम में रसलीन हो जाते हैं तो किस प्रकार से नृत्य एक पवित्र रूप से आपके अंदर उतरता है। तो बचपन से ही मुझे नृत्य का बहुत शौक रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपना जो भी शौक है वो अपनाना चाहिए, उससे उसका माइंड फ्रेश रहता है। जी। ये नटराज की आपने बात की, तो वो शिव जी का रूप है एक, तो वो पैरों के नीचे उन्होंने किसे रखा हुआ है? वो काली माता है। नहीं, काली माता तो नहीं है जी, अकस्मात शायद कहते हैं। ओके, सॉरी इफ आई एम रॉन्ग। बाकी तो जनता बताएगी। जी। तो वो किसी पर भी हावी हो जाता था तो उसे जो है शंकर भगवान उनकी शांति के लिए जी उनको रख लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है। बाकी मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, क्या पता काली माता भी हो। बाकी मैंने तो सुना काली माता ने शंकर भगवान के ऊपर रख दिया था जी, उनको शांत करने के लिए, जब वो ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया था उन्होंने। तो वो अकस्मात शायद बोला जाता है उन्हें, राक्षस है वो एक। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं ज्ञान की बातों से। काम करवाए आपने ग्राउंड लेवल पे, किन परेशानियों का जो है एक पार्षद को सामना करना पड़ता है? जी देखिए, जब हम 2018 लगभग 2019 में 30 दिसंबर को इलेक्शन हुआ था, तो 7 जनवरी को मैंने शपथ ग्रहण की थी। अब 3 वर्ष हो गए हैं, 4था वर्ष मुझे अब लग गया है एक पार्षद। निगम बनने के बाद सोनीपत आप पहली बार चुनाव लड़ा और जीत गई आप? जी, पहली बार, और जनता ने इतना प्यार और इतना भरोसा, आशीर्वाद दिया कि उन्होंने बहुत भारी भरकम वोटों से हमें जिताया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मेरे वार्ड की जनता का।
जी। वो क्या परेशानियां मैडम आई ग्राउंड लेवल पे? देखो, ग्राउंड लेवल पे मुझे परेशानियां ये आई कि जब एक तो स्टार्टिंग में जब भी आप कोई काम करते हो तो वो सारी पावर्स एक पार्षद के पास नहीं है। जैसे पहले सरपंच के पास पावर होती थी कि हमें ये काम करना है, वो काम होने के बाद बिल बन जाता था और बड़ी आसानी से काम हो जाते थे। लेकिन अब आपको काम करने के लिए सिस्टम, एक प्रोसीजर बहुत लंबा है, ठीक है। आप उसमें जे इन्वॉल्व हैं, एसडीओ हैं, एक्सन है, कमिश्नर हैं, काफी लंबी चेन है। तो उसमें टेक्निकल एरर्स भी आ जाती है, तो काम थोड़ा लंबा हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, उसको आपका कोई काम आप लगवा रहे हैं तो अथराइज अनअथराइज ये ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो उसमें काफी देरी होती है। मैं चाहती हूँ ये सिस्टम ना बहुत क्विक होना चाहिए। इसमें अगर कैसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या बदलाव इसमें होने चाहिए? जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि इतने टाइम पीरियड स्पैन में अगर वो काम नहीं करते हैं तो उन पे कोई पेनल्टीज होनी चाहिए, ताकि एक डर रहे उनको और वो टाइमली अपने काम को पूरा कर सकें। मैम, जहां तक जानकारी मिली, कैथल का आपका जन्म है जी। वो पिताजी आपके शायद कॉन्ट्रैक्टर थे? जी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर हैं मेरे पिताजी। तो किस प्रकार के मैडम कॉन्ट्रैक्ट थे वो? जी, वो प्राइवेट हैं, वैसे गवर्नमेंट नहीं है, बट मैंने अपने पिताजी से बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और बहुत कर्मठ हैं। अपने अकेले दम पे उन्होंने कैथल में अपना घर, अपना बिजनेस सब कुछ सेटअप किया है। मेनली तो हम हिसार से हैं, मेरे पिताजी हिसार से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो अपनी नानी के साथ बचपन से ही रहते थे। तो स्ट्रगल करना और स्ट्रगल करके दृढ़ निश्चय होना, ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है। मैडम, राजनीति का कोई पीहर से वास्ता था या ससुराल में आके चस्का लगाया? जी, राजनीति का कोई पीहर से वास्ता नहीं है, बट मेरे फादर राजनीतिक पार्टियों से काफी जुड़े हुए हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं से मुझे प्रेरणा मिली है। मैडम, अब एक उम्र के साथ साथ जो है, और पार्षद भी बन गई आप, जी। एज फैक्टर भी आता है, फिर जिम्मेवारी भी आ गई, जी। फिर डांस भी आप सिखाते हो, जी। 3 बच्चे भी आपके हैं, जी। तो ये इतना सारा प्रेशर कैसे आप हैंडल करते हो? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है विशाल जी। इसके लिए तो मैं हर एक व्यक्ति को, जो भी मुझे सुन रहा है, उसे प्रेरणा देना चाहूंगी कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, जी हाँ, मेडिटेशन जो व्यक्ति करता है वो सारे कामों को बहुत इजीली अपने जीवन में संतुलित कर सकता है। तो ओशो मेरे गुरु रहे हैं, भगवान कृष्ण और ओशो, उनकी मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ। तो वहां से मैंने सीखा है कि किस प्रकार आप अपने अंदर से जुड़ के अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करके बाहर सारे काम अच्छे से कर सकते हो संपन्न। ये दोनों का आपस में कोई वास्ता नहीं है, दोनों अलग रास्ते हैं, ओशो और कृष्ण। जी। तो ये कैसे आपने मिलाया इनको दोनों को? नहीं, भगवान कृष्ण और ओशो को मैं बिल्कुल भी अलग नहीं मानती। कहीं ना कहीं शायद आपको मैं मानूंगी, आप ध्यान से चेक करना, ये दोनों बिल्कुल एक ही विचारधारा के व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण ने ही संपूर्णता में सबको अपनाते हुए, देखो भगवान कृष्ण एक बहुत बड़े प्रेमी भी रहे हैं, बहुत बड़े मतलब उन्होंने राज भी किया है, द्वारिकाधीश भी रहे हैं। तो ओशो यही कहते हैं कि आप किसी भी फील्ड में रहें, अगर आप अपने आंतरिक शक्तियों से जुड़े हैं तो बहुत अपना 100% से भी ज्यादा दे सकते हैं। जी, अपनी अपनी मानने की बात है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो ओशो में बिलीव रखने वाली हमारी पार्षद, विस्तार से दोस्तों एक वीडियो हम जरूर लेकर के आएंगे इस विषय पर और चर्चा करेंगे ओशो के बारे में। जी। हालांकि कई लोग मैडम कटाक्ष करते हैं और वो व्यर्थ मानते हैं, लेकिन मैंने बड़े बड़े फिलोसफर्स भी देखे हैं, जी, दार्शनिक देखे हैं, ओशो को फॉलो करते हैं। जी। चर्चा फिर कभी करेंगे, अभी घूम फिर के फिर आ जाते हैं हम आपके वार्ड 6 पर, और आपका एरिया आता है मेरे हिसाब से राई विधानसभा क्षेत्र। जी बिल्कुल। तो मैडम, ये आपने एमएलए ना चूज करके सीधा एमपी क्यों चूज करा है? देखिए, आप सब जानते हैं जो बीजेपी सरकार है ना, वो भारत की जनता को ना बेवकूफ बना रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के हमारे देशवासियों को ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी अपनी मानसिकता को जागृत कीजिए कि जो ये सडन निर्णय वो ले रही है, जो एक तत्काल जो निर्णय ले रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय मनोहर सिंह खट्टर जी, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हमारे सीएम रहे हैं, उन्होंने क्या आवश्यकता पड़ी उनको एकदम से इस्तीफा देने की? आप नहीं समझ रहे हैं कि ये सिर्फ लोगों की मानसिकता पर प्रहार है उनका? क्यों उन्होंने अब नया सीएम बनाया है, सैनी जाति के व्यक्ति को आगे बढ़ाया, सिर्फ किस लिए? जो ओबीसी और एससी-बीसी की वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। आप समझिए इनकी चाल को। मैं आप सबको पता है इस बात का। ये जो देखो, मैं दिल से मानती हूँ जो ये अयोध्या मंदिर बना है, मैं इसका कोई
विरोध तो नहीं करती, लेकिन एक समय भी तो निश्चित किया गया है ना। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है लोगों की, भोली भाली जनता की मानसिकता को कैप्चर करने के लिए। तो आप सब पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, तो थोड़ा समझिए कि ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट करती है वोट बैंक बढ़ाने के लिए। लेकिन आप धरातल पर देखिए सरकार ने क्या किया है। क्या आप बेरोजगारी के कितने आंकड़े हो गए हैं, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं कितनी पीड़ित हैं हमारे देश की, हमारे समाज की, हरियाणा की। मैडम एक मिनट रोकूं जी, मैं तो ये जानना चाह रहा था कि एमएलए की बजाय एमपी का झंडा क्यों उठाया है। ये दोस्तों पूरी राजनीति है, ये दर्शाती है कि भाई हाँ ओपोजिशन पे वार कैसे करना जी है। मैं वही आपको, आप मेरी पूरी बात सुनिए, मैं इसी बात को कंप्लीट करना चाहती हूँ कि जो सीएम ये लेके आए हैं सैनी समाज से, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक एज अ महिला, मैं भी एक सशक्त महिला हूं, पार्षद हूं, और बहुत अच्छे विचारों के साथ अपने समाज का विकास करना चाहती हूं कि जिस प्रकार बीजेपी पार्टी ये जुमलेबाजी करके किसी भी कठपुतली को सामने ला सकती है, तो हम भी आगे आ सकते हैं। नायब सिंह सैनी एक कठपुतली हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है, और हालांकि भविष्य किसी ने देखा नहीं है, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। तो नायब सिंह सैनी पे आपने वार किया, एक प्रदेश अध्यक्ष का जो है ओहदा उनको दिया गया था, सोनीपत आगमन भी उनका हुआ, और अब मुख्यमंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे। जी, तो वार प्रतिवार पार्टियों की तरफ से होते रहते हैं, लेकिन मैं फिर घूम के सोनीपत पे आऊंगा। तो पार्षद सभी सही हैं सोनीपत के, या कांग्रेस वाले पार्षद अच्छा काम करते हैं, बीजेपी वाले नहीं करते हैं? बीजेपी के कुछ पार्षद ऐसे हैं जिनको तो अपना एरिया भी नहीं पता, तो वो काम विकास कार्य कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले तो उनको जाके अपना होमवर्क कर लेना चाहिए कंप्लीट, अपने एरिया का ज्ञान होना चाहिए। जी, तो ये लड़ाई सीधी सीधी है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सब पे जो है कटाक्ष हैं, काम कोई भी नहीं करता, ऐसा आप कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल। जी, तो अब रेणु सैनी क्या वादे ऐसे जनता से करती है, भाई अगर एमपी में बन जाती हूं तो ये 5 चीजें मैं कर दूंगी। कोई 5 चीजें ऐसी बताइए जो, मैं वो चीजें सुनना चाहूंगा, बिजली पानी के चुनावी वादे नहीं। आपने जिस तरह की बातें रखी हैं, जो विचारधारा आपने रखी है कि एक अलग लाइन से चलना आप चाह रही हैं, तो कोई 5 चीजें आप ऐसी बताइए, और रिकॉर्डेड हम रखेंगे। जी बताइए कोई भी ऐसी 5 चीजें जो अब तक नहीं हुई आप कर देंगी। देखिए, एक पार्षद होने के नाते जब भी मैंने मांग उठाई तो अपने आप को ठगा सा मैंने महसूस किया, कि क्योंकि वो मांग पूरी ही नहीं हुई। तो सबसे पहला तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि जिस वादे पर मैं पार्षद बनी हूँ, मेरे गांव के लोगों को जो बहलाया फुसलाया गया है, हाउस टैक्स माफ कराऊंगी पहले तो मैं, सबसे पहले। ठीक है, पूरे शहर के जो मेरे गांव है, आपका वार्ड 6 का एरिया है, इसमें सभी गांव आ जाते हैं ना, वार्ड 6 के अलावा भी बहुत से गांव हैं, 13 गांव हैं जो नगर निगम में सम्मिलित किए गए थे, उन सबको, क्योंकि फिर तो मेरा एरिया भी बढ़ जाएगा ना, तो मैं वार्ड 6 तक तो सीमित नहीं रहूंगी ना, तो सबका मैं हाउस टैक्स माफ कराऊंगी जो वादा हुआ था। और उसके बाद वार्ड 6 में एक एरिया है मेरा, झील पुक्सरा और शांति नगर। तो पहले पंचायत के समय में, अब जो मौजूदा सरकार है, हरियाणा सरकार ने उनको इलीगल घोषित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये आरोप बिल्कुल गलत है, तो उसको मैं लीगल घोषित कराऊंगी। ये सरकार का जो हथकंडा है, मुझे नहीं पता क्यों किया है, क्योंकि पहले जो इनका सर्वे हुआ था वो भी सरकार करवाने वाली थी, इस कॉलोनी को नाम देने वाली भी सरकार थी, पर अब अचानक से इसको अवैध कर दिया, तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तो उसको मैं ठीक कराऊंगी। जी, और जो महिला सशक्तिकरण है उस पर मुझे बहुत बड़ा काम करना है, क्योंकि हमारी बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और जो क्राइम रेट हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उस पर मुझे बहुत सटीक कार्य करने हैं। जी, इसके अलावा देखिए, कहते हैं कि जीवन एक परिवर्तनशील जीवन होता है हमारा, तो जो जो आवश्यकताएं होगी उस पर मैं जरूर काम करूंगी। और मेरे मन में एक बहुत बात है जो चोट करती है, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे समाज में ना सरकार की आंखों के नीचे बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें सरकार को कुछ लाभ है, इसलिए सरकार उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। जैसे कि मिलावट, जो सबसे बड़ा जहर घोला जाता है, चाहे वो मिलावटी पनीर हो, चाहे अब आप जाके देखते हो कि हम वीकेंड पर हर कोई घूमने फिरने जाता है, तो वहां पर प्लास्टिक्स का जो यूज है वो बहुत ही हानिकारक होता है हमारे लिए। मैं देखती हूँ कि प्लास्टिक के बाउल्स में देते हैं वो सब्जियां, या प्लास्टिक की थैलियां यूज होती है, हमारे वातावरण को, पर्यावरण को भी प्रदूषित करती हैं। तो इस पर मुझे स्ट्रिक्ट निर्णय लेने हैं, और ये सब मुझे अपने समाज के लिए, अपने पर्यावरण के लिए भी ठीक करना है। मैम, प्लास्टिक का जो मुद्दा आप उठा रहे हो, दूध भी प्लास्टिक की थैली में आता है। जी बिल्कुल। बच्चों के चिप्स हैं वो भी प्लास्टिक है। जी,
तो उस पे काम क्यों नहीं करना चाहेंगी आप? बेसिक नेसेसिटीज जो हैं चीजें। जी, मैंने सभी कहा ना, इसमें ओवरऑल सारी चीजें आ गई। सिर्फ खाने का ही टॉपिक आपने चुना तो मुझे ऐसा लगा। प्लास्टिक्स है, खाने के डिब्बे हैं और मिलावट है, उसमें सब कुछ आ गया जी। सबके ऊपर मैं बारीकी से अपनी पूरी टीम बनाऊंगी। पहले तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे कैसे मिलावट और प्लास्टिक पे जोर देना चाहती हैं जी। आजकल हर एक चीज में मिलावट है, खाने का तेल है, दूध है, पनीर है, सब कुछ मिलावटी है। तो जब लोगों का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो हम कैसे अपने देश को सशक्त बना पाएंगे? जी जी। मैम, फिर घूम के सोनीपत पे आ जाते हैं। पार्षदों की आपने बात करी और सांसद की आपने बात करी, प्रदेश अध्यक्ष की आपने बात करी। जी। भाई पार्षद काम नहीं कराते, सांसद पे इल्जाम है और प्रदेश अध्यक्ष कठपुतली हैं। पर एक फिर शुरू से वापस आता हूं मैं वार्ड 6 में, और एक इल्जाम आप पर भी लगा, हालांकि आपने डिबेट में जवाब दिया था, स्टिल बहुत लोगों के सवाल थे। तो मैं चाहूंगा एक बार फिर बताएं, क्या वो जमीन गबन घोटाला आरोप सत्य हैं या निराधार हैं? क्या कहती हैं आप? जी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो ये आरोप हैं ये बिल्कुल निराधार हैं। देखो, लोग तो कहते ही हैं, आपने कहावत सुनी होगी, लोग तो कुछ कहेंगे ही, लोगों का तो काम कहना है। तो मैं आह्वान करूंगी, जिन्होंने भी आरोप लगाया वो सबूत के साथ आई। तो अगर सबूत हैं तो वो साबित कीजिए। अगर हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है तो ये बिना बात की बातें तो चलती रहती हैं। एक एंटी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता, पर वो बड़े खिलाफ आपके बोलते थे, अब वो भी शांत हो गए। वो कैसे मामला हुआ? वो शांत कैसे हो गए? देखिए, इसके बारे में तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ, वो क्यों बोले और क्यों शांत हो गए। हम अपने आप में सत्य पर टिके हुए हैं, ठीक है। दूसरे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम सत्य पे टिके हुए हैं तो ठीक है, दैट्स इट। अब आपके घर वापस आ जाते हैं तो मैडम बच्चे हैं 3, परेशान नहीं करते? मानसिक प्रेशर नहीं है क्रिएट करते कि मम्मी राजनीति भी करनी है, अटेस्टेशन भी करनी है, इंटरव्यू भी करने हैं, जनसभाएं भी करनी है, और अब तो चुनावों का दौर है। तो वो कैसे बच्चों को फैमिली टाइम कैसे रहता है? जी देखिए, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से टाइम दे पाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है वो उसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क वो इंक्रीज हो जाती है। तो मेरे बच्चे और मेरा घर का माहौल एक डिक्टेटरशिप वाला नहीं है, बड़ा ही मैत्रीपूर्ण तरीके से हम रहते हैं। तो मेरे बच्चे मुझे सहयोग करते हैं और मैं अपने बच्चों को, मैं उनको पढ़ाती भी खुद हूँ। तो एक बड़ा ही प्यार का माहौल है हमारे घर में। तो स्ट्रेस तो हम कभी रखते ही नहीं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप, पति पत्नी हो या मेरे बच्चे हों। जी। बहुत सुंदर जो है आपके साथ बातचीत वार्तालाप आज का रहा है। जी। काफी बातें हमने करी हैं। तो दोस्तों, ये हैं रेणु प्रवीण सैनी। तो जो जानकारी एक आम शख्स तक होनी चाहिए पार्षद के बारे में या अपने राजनेता के बारे में, आज आप तक पहुंचाई है। और वार प्रत्यावार जो है दोस्तों राजनीति का एक आम किस्सा है। ऐसा ही है मैडम? आप पर भी लगाते हैं लोग इल्जाम? जी बिल्कुल। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैडम, आपने समय दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।